नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है ओटाइटिस मीडिया, जो कि एक प्रकार का मिडल ईयर का इन्फेक्शन होता है। इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले ओटाइटिस मीडिया की डेफिनेशन, इसके होने के कारण कि क्या क्या एटियोलॉजी एंड कॉजेज़ होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और सबके लास्ट में देखने वाले हैं इसकी हेल्थ एजुकेशन कि पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें सबसे पहला है डिफाइन ओटाइटिस मीडिया, डिस्क्राइब द ईटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। यह 12 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्सप्लेन अबाउट इट्स ईटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट इन डिटेल। यह 8 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट CSOM यानी क्रोनिक सब्ट्रेटिव ओटाइटिस मीडिया, डिस्क्राइब इट्स ईटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन एंड मैनेजमेंट। यह 16 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। It is an inflammation of middle ear or infection of middle ear caused by interference of pathogenic organism। यानी जो ओटाइटिस मीडिया होता है, यह एक प्रकार का मिडल ईयर का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है, जो कि किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया के एंट्री के कारण बॉडी में होता है। बेसिकली कान के अंदर दिखाई देता है, जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं। जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया होते हैं वह आउटर फॉरिजन बॉडीज़ होती हैं। जैसा कि डायग्राम के अंदर एयर में रेडनेस दिखाई गई है, जो कि ओटाइटिस मीडिया का साइन होता है। इसके बाद देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू, जो फर्स्ट पिक्चर के अंदर नॉर्मल हेल्थी एयर को दिखाया गया है और जो सेकंड पिक्चर है इसमें ओटाइटिस मीडिया के बारे में बताया गया है, जो कि मिडल ईयर के अंदर यहाँ पर ए बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वह बल्जिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड बिल्डअप, और यहाँ पर इन्फ्लामेशन और फ्लूइड का अकोमुलेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों ओटाइटिस मीडिया। इसके अंदर हम देखते हैं इसके टाइप्स कि कौन कौन से टाइप का होता है ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ मेनली ऑफ 3 टाइप्स। जो ओटाइटिस मीडिया होता है यह 3 टाइप का होता है। इसमें सबसे पहला है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जिसे हम सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है सीरस ओटाइटिस मीडिया और थर्ड वन है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। इसमें सबसे पहला है हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर यूजुअली लास्टिंग लेस देन 6 वीक। यानी जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है यह एक्यूट होता है, सडन ऑनसेट होती है मिडल ईयर के अंदर किसी इन्फेक्शन की, जो कि लास्ट 6 वीक का होता है। इसे हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे है सीरस ओटाइटिस मीडिया। इट मीन्स accumulation of serous fluid in middle ear without evidence of active infection, but fluid result from a negative pressure in the middle ear caused by eustachian tube obstruction। यानी जो सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है यह सीरस फ्लूइड के अकोमुलेशन के कारण होता है,
मिडल ईयर के अंदर सीरस फ्लूइड के अकोमोलेशन के कारण दिखाई देता है, जो कि बिना एविडेंस के किसी एक्टिव इन्फेक्शन के कारण होता है। यानी जो ईयर होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन का एविडेंस नहीं होता है और वहाँ पर फ्लूइड का अकोमोलेशन देखने को मिलता है। बट फ्लूइड रिजल्ट फ्रॉम ए नेगेटिव प्रेशर, और जो फ्लूइड अकोमोलेट होता है मिडल ईयर के अंदर, वह मिडल ईयर के नेगेटिव प्रेशर के कारण इकट्ठा होता है और जो कि आगे चलकर यूस्टेशियन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन कोज करता है, जिसके कारण जो यूस्टेशियन ट्यूब होती हैं वह ब्लॉक हो जाती है। बेसिकली जो यूस्टेशियन ट्यूब होती हैं यह मिडल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करती हैं, जिससे कि जो ईयरडर्म होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती हैं, वहाँ पर प्रेशर का इक्विलिब्रियम बना होता है। तो बेसिकली जो सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है यह एक प्रकार का अकोमुलेशन होता है। इसके अंदर फ्लूइड का अकोमुलेशन होता है जो कि मिडल ईयर में नेगेटिव प्रेशर के कारण देखने को मिलता है, जिसके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन का कोई एविडेंस नहीं होता है और यह आगे चलकर यूस्टेशियन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। इसके बाद है हमारा थर्ड, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, यानी ऐसा ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर का ऐसा इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जो कि लॉन्ग टाइम तक चलता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया causing irreversible tissue pathology and persistent perforation of tympanic membrane। यानी जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है यह रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के कारण होता है। यानी जो बार बार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के जो एपिसोड होते हैं उनके बाद में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। इसके अंदर इरिवर्सिबल टिश्यू पैथोलॉजी देखने को मिलती हैं, जिसके कारण जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती हैं उसका रप्चर या परफोरेशन देखने को मिलता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन के अंदर। यानी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती हैं वह रप्चर हो जाती हैं, जो आगे चलकर इट लीड्स टू मेस्टोइड बोन इन्फेक्शन, जो आगे चलकर जो मेस्टोइड बोन होती हैं एयर के पीछे उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कोज करती हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं ईटियोलॉजी एंड कोजेज कि क्या क्या कारण होते हैं जिनके कारण से इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है मिडल ईयर का। इसमें सबसे पहला है पैथोजेनिक इन्फेक्शन, यानी जो आउटर बॉडीज़ होती हैं, फोरिजन पार्टिकल्स होते हैं, उनके कारण से। इसमें सबसे पहला है बैक्टीरिया। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया होता है। यह वायरस से भी हो सकता है, जिसमें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और एडिनो वायरस शामिल हैं। इसके अलावा और भी वायरसेस हो सकते हैं, जैसे कि ग्रुप ए एंड बी हीमोलाइटिक बैक्टीरिया और वायरसेस। इसके बाद थर्ड नंबर पे हैं अपर रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन। इसमें साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस और लेरिंजाइटिस शामिल होते हैं। यानी साइनोसाइटिस मीन्स जो नेज़ल साइनस होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की कंडीशन को साइनोसाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस यानी जो ब्रोंकियल्स होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन, और लेरिंजाइटिस जो लेरिंग्स होते हैं वॉइस बॉक्स, उनके अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन को लेरिंजाइटिस कहा जाता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हैं एलर्जिक रिएक्शंस, यानी बॉडी के अंदर डस्ट से एलर्जी हो या किसी इरिटेंट से एलर्जी हो, पोलन ग्रेन से एलर्जी हो, उस कंडीशन के अंदर ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। इंटरेंस ऑफ फॉरिजन बॉडी इन एयर, और एयर के अंदर किसी प्रकार का जो फॉरिजन बॉडीज़ होता है, बैक्टीरिया, वायरस या और कोई चीज़, उनके कारण से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। इसके बाद है इनएडुकेट ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया, यानी जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है इसका अगर प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है
उस कंडीशन के अंदर भी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। तो ये थे दोस्तों ओटाइटिस मीडिया की ईटियोलॉजी एंड कॉजेज। इसके बाद देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें सबसे पहला है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यानी जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है इसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला है ईयर पेन, यानी जो ईयर होता है उसके अंदर पेन देखने को मिलता है, दर्द होता है पेशेंट को जिसे हम ओटाल्जिया कहते हैं। हेयरिंग लॉस, पेशेंट के अंदर हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है। पुरुलेंट ड्रेनेज, यानी जो एयर होता है कान के अंदर से कुछ ड्रेनेज दिखाई देते हैं, सिक्रीशंस दिखाई देते हैं जिन्हें हम ओटोरिया कहते हैं, यानी वाइटिस डिस्चार्जेस इन मिडल ईयर। इसके बाद हैं फीवर में बी राइज टू 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट की फीवर होती है। इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, पेशेंट इरिटेट रहता है और रेस्टलेसनेस रहता है। पेशेंट को हेडेक होता है। पेशेंट के अंदर एनोरेक्सिया देखने को मिलता है, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगती है। नोज़िया और वोमिटिंग देखने को मिलता है, पेशेंट को चक्कर आते हैं और वोमिटिंग देखने को मिलती है, उल्टी आती है। तो ये थे दोस्तों एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन। इसके बाद देखते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, यानी जो लंबे समय से लगातार क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है उसके अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है ओटाल्जिया, यानी एयर पेन। एयर के अंदर पेन फील होता है पेशेंट को। रेडनेस एंड स्वेलिंग, जो पेशेंट होता है उसके एयर के अंदर रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, ईयर डर्म होता है, उसका परफोरेशन और रप्चर देखने को मिलता है। टिनाइटस, पेशेंट के कान के अंदर टिनाइटस यानी रिंगिंग साउंड सुनाई देती है पेशेंट को, जिसे हम टिनाइटस कहते हैं। डिजीनेस, पेशेंट डिजीनेस होता है, वीकनेस फील होती है पेशेंट को। अल्ट्रेशन इन हेयरिंग, पेशेंट को सुनने में अल्ट्रेशन होती हैं, डिफ़िकल्टी होती हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, जो यूस्टेशियन ट्यूब होती हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज देखने को मिलता है। रेस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़, पेशेंट के अंदर रेस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि डिस्निया, यानी पेशेंट को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। इसके बाद देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर क्या पैथोफिजियोलॉजी चलती हैं। ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरिया या वायरस के कारण, इन्फ्लामेशन अकर्स एंड एक्सुडेट इडिमा इन यूस्टेशियन ट्यूब इन मिडल ईयर, यानी किसी इन्फेक्शन के कारण मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन और सीरस फ्लूइड का अकुमुलेशन या एक्सुडेट देखने को मिलता है यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर। सीरस एक्सुडेट इन मिडल ईयर, जिसके कारण जो सीरस एक्सुडेट होते हैं वह जमा हो जाते हैं मिडल ईयर के अंदर, जो कि आगे चलकर थिक, पुरुलेंट और पस फॉर्मेशन, जिसके अंदर आगे चलकर सीरस एक्सुडेट थिक हो जाता है और वहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो जाता है, जो आगे चलकर लीड्स टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, जो आगे चलकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन करते हैं, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं। तो ये तो कंडीशन थी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की। इसके बाद हम देखते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है। इन केस ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के अंदर अकुमुलेशन ऑफ पस इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट अंडर प्रेशर इन मिडल ईयर एंड कैविटी, यानी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के अंदर जो मिडल ईयर में फ्लूइड और सीरस फ्लूइड का अकुमुलेशन होता है उसके कारण मिडल ईयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ने लगता है, में लीड्स टू नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, जिसके कारण मिडल ईयर के अंदर टिश्यू का नेक्रोसिस देखने को मिलता है। वहाँ का जो टिश्यू और सेल्स होते हैं वह नष्ट होने लगते हैं, डिमेज होने लगते हैं। डिमेज ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसके कारण
टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती हैं और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, वहाँ पर पेशेंट के अंदर हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है। एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन में अकर्स इनटू द मेस्टोइड सेल्स, और यह इन्फेक्शन आगे बढ़ जाता है और यह आगे चलकर मेस्टोइड सेल्स का इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जिसे हम मेस्टोडाइटिस के नाम से जानते हैं। तो ये थी दोस्तों ओटाइटिस मीडिया की पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेलुएशन किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है फिज़िकल एग्जामिनेशन, यानी पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है और उसके बाद पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी हेड टू टॉय एग्जामिनेशन किया जाता है। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो एयर होता है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। ऑडियोमेट्री, कान का ऑडियोमेट्री किया जाता है। टिम्पेनोमेट्री, यानी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती हैं उसमें रप्चर और परफोरेशन का पता लगाने के लिए टिम्पेनोमेट्री का यूज किया जाता है। ऑडियोग्राम का यूज किया जाता है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। और जो यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती हैं उस कंडीशन के अंदर कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक व्यूज़ और माइक्रोस्कोपिक व्यूज़ के जरिए ओटाइटिस मीडिया में इन्फेक्शन और बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू कान की पिक्चर ली जाती है, इमेज ली जाती है और लास्ट में सीटी स्कैन भी कैरी आउट किया जाता है ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन के अंदर। तो ये थे दोस्तों डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस। इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, कि अगर इस कंडीशन को लंबे टाइम तक ट्रीट नहीं किया गया तो आगे चलकर यह क्या क्या कॉज कर सकती हैं। इसमें सबसे पहला है कंप्लीट हेयरिंग लॉस, यानी जो पेशेंट हैं उसका कंप्लीट हेयरिंग लॉस हो जाता है, जिसे हम डीफनेस के नाम से जानते हैं। फेशियल नर्व पैरालिसिस, पेशेंट के अंदर फेशियल नर्व पैरालिसिस भी देखने को मिलता है, जिसे हम बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं, जो कि सेवंथ क्रेनियल नर्व के डैमेज होने के कारण होता है। मेनिंजाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन लेयर्स, जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं, कवरिंग होती हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस के अंदर। मेस्टोडाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ मेस्टोइड प्रोसेस, जो कान के पीछे मेस्टोइड प्रोसेस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस कंडीशन को मेस्टोडाइटिस कहा जाता है। फेरेंजाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस कंडीशन को फेरेंजाइटिस कहा जाता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं ओटाइटिस मीडिया के। इसके बाद देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी। सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक मेडिकेशंस दी जाती हैं पेशेंट को। इसमें सबसे पहली हैं पेनिसिलिन, इसके बाद एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन जैसी टेबलेट या मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। एंटीहिस्टामिन्स, एलर्जी की कंडीशन के अंदर एंटीहिस्टामिन प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें पहली हैं फिनामाइन मेलेट और क्लोरफेनामाइन मेडिकेशन दी जाती है। एनसेड्स ड्रग प्रोवाइड की जाती हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि इन्फ्लामेशन और पेन को मिनिमाइज करती हैं, जिसमें नीमोसाइड, एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन जैसी टेबलेट्स या मेडिकेशन दी जाती हैं। एंटीसेप्टिक एयर वाश विद एंटीबायोटिक थेरेपी इन केस ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, यानी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के अंदर एसेप्टिक एयर वॉश किया जाता है और साथ में एंटीबायोटिक थेरेपी भी ली जाती है पेशेंट के द्वारा। तो ये थे दोस्तों कुछ मेडिकल मैनेजमेंट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन के अंदर। इसके बाद देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, कि ओटाइटिस मीडिया के अंदर क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट किए जाते हैं।
इसमें सबसे पहला है मायरिंगोटोमी, incision through earderm to create an artificial opening either to allow infected fluid to drain from the middle ear in acute otitis media। यानी मैरिंगोटोमी के अंदर जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट की जाती है इंसिजन के द्वारा, जिससे कि जो इन्फेक्टेड फ्लूइड होता है सीरस फ्लूइड उसको ड्रेन किया जाता है। और यह प्रोसीजर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर कैरी आउट किया जाता है। इसके बाद सेकंड है टिम्पेनोटोमी, जो कि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन के अंदर किया जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है टिम्पेनोप्लास्टी, ए सर्जिकल रिपेयर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एयरडर्म और सर्जिकल रिपेयर ऑफ परफोरेटेड एयरडर्म बाय ग्राफ्टिंग। यानी जो टिम्पेनोप्लास्टी होती है इसके अंदर जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम ईयरडर्म के नाम से जानते हैं उसका सर्जिकल रिपेयर किया जाता है। और जो परफोरेटेड एयरडर्म होता है वहाँ पर ग्राफ्टिंग की जाती है और उसकी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है टिम्पेनोप्लास्टी के अंदर। तो ये थी दोस्तों सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया। इसके बाद देखते हैं कि जो मायरिंगोटोमी होता है इसमें बेसिकली जो मिडल ईयर होता है जहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसमें इंसिजन लगाया जाता है। इंसिजन इनटू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, सबसे पहली पिक्चर के अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर इंसिजन लगाया जाता है। इसके बाद प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब विद फोरसेप्स के साथ एक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है मिडल ईयर के अंदर। इसके बाद में ट्यूब इन प्लेस, और जो मिडल ईयर के अंदर ट्यूब प्लेस करने के बाद वहाँ से जो फ्लूइड है उसको ड्रेन किया जाता है और इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद से जो सेकंड प्रोसीजर है उसके अंदर जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम एयरडर्म कहते हैं उसका जो परफोरेटेड पार्ट होता है उसके अंदर ग्राफ्टिंग की जाती है, उसका रिपेयरिंग किया जाता है जो कि टिम्पेनोप्लास्टी कहलाता है। इसके बाद देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कि ओटाइटिस मीडिया के अंदर क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है। एक्सप्लेन अबाउट द डिजीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट। सबसे पहले पेशेंट को डिजीज़ के बारे में बताया जाता है नर्स के द्वारा और इसका मैनेजमेंट समझाया जाता है पेशेंट को। असेस फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन, और नर्स के द्वारा यूस्टेशियन ट्यूब में इन्फेक्शन से रिलेटेड असेसमेंट किए जाते हैं। असेस फॉर अल्टर्ड ऑडिटरी सेंसेशन परसेप्शन रिलेटेड टू फ्लूइड अकोमुलेशन इन मिडल ईयर, और नर्स के द्वारा मिडल ईयर में जो फ्लूइड का अकोमुलेशन होता है उसको असेस किया जाता है और जो सुनने में, सेंसेशन में और परसेप्शन में जो अल्ट्रेशन होती है पेशेंट को उसका भी असेसमेंट किया जाता है। असेस फॉर ओटालजिया पेन रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, और ओटाइटिस मीडिया के अंदर नर्स के द्वारा पेन का असेसमेंट किया जाता है। पेन की इंटेंसिटी, लोकेशन का पता लगाया जाता है। असेस फॉर इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ओटालजिया एंड हेयरिंग लॉस, नर्स के द्वारा जो कम्युनिकेशन में अल्ट्रेशन होती है और हेयरिंग लॉस होता है पेशेंट का उसका असेसमेंट किया जाता है। नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस, और पेशेंट को डिजीज़ के बारे में बताया जाता है, उसे समझाया जाता है डिजीज़ के बारे में और उसका ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में। तो ये थी दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट। इसके बाद देखते हैं हेल्थ एजुकेशन कि पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है नर्स के द्वारा और डॉक्टर के द्वारा। इसमें सबसे पहला है एजुकेट पेशेंट अबाउट द ईयर केयर, कान की जो केयर होती है उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट किया जाता है। एजुकेट पेशेंट अबाउट ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन के बारे में पेशेंट को एजुकेट किया जाता है। एजुकेट अबाउट प्रॉपर माउथ वॉश, प्रॉपर माउथ वॉश के बारे में
मुंह की सफाई के बारे में पेशेंट को एजुकेट किया जाता है। अवॉइड एनी स्मोकिंग, टोबैको एंड एल्कोहल। एल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए एजुकेट किया जाता है पेशेंट को। एनकरेज फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए इनकरेज किया जाता है। एजुकेट अबाउट द मेडिकेशन टेक डेली। पेशेंट को डेली जो मेडिकेशन है उनको लेने के लिए इनकरेज किया जाता है, एजुकेट किया जाता है। इसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक ओटाइटिस मीडिया के बारे में। हमारा अगला टॉपिक जो कि टॉन्सिलाइटिस पर आने वाला है, जो कि टॉन्सिल की इन्फ्लामेशन होती है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।